साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले आज हम अपनी चर्चा को आरंभ करें, इस संगीत संसद को आरंभ करें। इस संसद के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करने की तिथि यानी नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आज का जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसको स्वीकार किया था। अपने समस्त देशवासियों को, समस्त राष्ट्र के नागरिकों को ढेर ढेर सारी शुभकामना देते हैं, बधाई भी देते हैं। और इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे हम। हमारे साथ माही हैं, हम स्वागत करते हैं माही आपका। और साथ में है हमारे इस वार्ता को गीतमय यानी राष्ट्रीय गीतों से ओतप्रोत करने के लिए नागेश्वर। तो नागेश्वर, आपकी उपस्थिति जब होती है तो हमारे श्रोता जान जाते हैं कि जी सर आप किस कारण से उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले कि राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा हो, थोड़ी माहौल को थोड़ा सा राष्ट्रीय करने की कोशिश करते हैं। एक राष्ट्रीय गीत की भूमिका हो जाए। जी बिल्कुल सर। और इसके बाद नहीं, एक भूमिका का गीत बांध दीजिए ताकि हम माही से वार्ता को आरंभ करें। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह, क्या बात है। इस पुनीत अवसर को इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इससे बड़ी भूमिका जो महत्तम हो सकती है उसको बांधने का प्रयास किया है नागेश्वर ने। और इस गाने के रचनाकार को शत नमन करते हैं। मनोज मुंतशिर को मेरा प्रणाम जाए। और क्या सुंदर, यानी लगता है समस्त राष्ट्रवासियों की जो अभिव्यक्ति होती है, रगों में जो बहता है, उसको इन्होंने शब्दों में बयां कर दिया। अब हम चर्चा माही से शुरू करते हैं। माही, आज राष्ट्रीय झंडा दिवस है। आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगी, मतलब बताने का प्रयास करें कि ये यात्रा जो तिरंगा की है ये कब से शुरू हुआ। यानी एक राष्ट्र का ध्वज होता है, ये तो बहुत सारे राष्ट्रों के अपने अपने ध्वज हैं, तो भारतीय तिरंगा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे होती है? सबसे पहले तो 1904 ईस्वी में जी, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी निवेदिता, उन्होंने एक झंडा अच्छा, बनाया। सिस्टर निवेदिता, वो सुनते हैं कि 1893 ईस्वी में धर्म संसद सम्मेलन के साथ विवेकानंद जी के साथ चली आई थी। यस, जी, उन्होंने सबसे पहले झंडा बनाया था जिसको सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से भी जाना गया।
अच्छा, उस ध्वज का नाम भी था सिस्टर निवेदिता। गौरतलब वो भारत की थी नहीं, आयरिश महिला थी जिसका नाम भारत में आने के बाद विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता रखा। और माही कह रही हैं कि 1904 ईस्वी में उन्होंने एक झंडे को डिजाइन किया जिसका नाम था निवेदिता झंडा जी। और इसके आगे की सफर फिर 1906 में एक झंडा बनाया गया जो 3 रंगों से सुशोभित था, जिसमें सबसे ऊपर में था केसरिया रंग, और फिर बीच में था पीला, और सबसे नीचे था हरा रंग। यानी केसरिया, पीला और हरा, यानी बीच के जो रंग, ये कलर में जो पहला था उसमें भी ट्राई कलर था, यानी तिरंगा हम 1906 के भी झंडे को कह सकते हैं। ये अलग बात है, ये रंग भिन्न भिन्न थे। साथ में इस झंडे में केसरिया में 8 जो मतलब आधा अर्ध कमल उसमें बना हुआ था, ऊपर के जो केसरिया रंग में 8 थे, 8 कमल, अर्ध कमल। और अच्छा बीच के पीले वाले में वंदे मातरम लिखा हुआ था हिंदी। बीच के पीले वाले में वंदे मातरम लिखा हुआ था और जी। नीचे के जो ग्रीन कलर हरा कलर था उसमें ऐसो वो जो वंदे मातरम से जो रिलेटेड था सूर्य और चांद वो बना हुआ था। वो यानी नीचे हरा वाला में भी सूर्य और चांद बने थे, बीच वाले पीले वाले में वंदे मातरम लिखे थे, और केसरिया वाले में 8 अर्ध कमल, 8 अर्ध कमल थे। क्या जानकारी साझा किया है मैंने। ये कहानी ये 1906 की है। शायद इसी झंडे को 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा क्रांति की माँ कहा जाता है, भारत की क्रांति की माँ मैडम भीकाजी के द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ता है, वहाँ एक सभा को एक सम्मेलन में गई थी और समाजवादियों का एक सम्मेलन था। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया था, और कहा जाता है भारतीय ध्वज को पहली बार विदेश में फहराने वाली भीकाजी कामा थी जी। इसके आगे की कहानी हम जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ यानी थोड़ा सा भी कुछ देर पहले मिट्टी में मिल जाता। आप माई गाती हैं? थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेती होंगी, है ना? अभी अच्छा ये गा रहे थे नागेश्वर, तो माही के अंदर किस प्रकार की फीलिंग नहीं लग रहा था? वाह क्या बात है, यानी कि अंदर से लग रहा था जैसे कुछ खास चीज़ें बहने लगी है, यानी धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त थोड़ा सा ज़्यादा आवेशित हो जाता है। चलते हैं गीत और सुनते हैं। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है उन तक पहुँचा देना, उन तक पहुँचा देना, मेरे मन की बात उन्हें तुम बतला देना। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है। मेरी माँ से तुम ये कहना, बचपन में मुझसे तूने कहा था, धरती माँ भी माँ होती है। मैंने आज उस धरती माँ की लाज रखी है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, क्यों रोती है, क्यों रोती है। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है। वाह क्या बात है। 22 जुलाई राष्ट्रीय झंडा दिवस की कहानी हमारे माई के साथ शुरू है। और माई हम लोग 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट की बात आ गई थी। 1857 की क्रांति के 50 साल भी पूरे हो चुके थे, और वह वर्ष ही था जिस वर्ष पहली बार बीडी सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता की स्वर्ण क्रांति की स्वर्ण जयंती समारोह को मनाते हुए कहा था कि वह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। लेकिन थोड़ा सा ये 1907 से जुड़ी हुई बात थी। 1907 से अगर बात जुड़ी कहेंगे तो एक और बड़ी बात है। 1907 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में जो स्थापित हुआ वो 2 गुटों में बट चुका था सूरत में। सूरत की कहानी छोड़ चले, हम आगे बढ़ते हैं माही से, जानते हैं कि माही 1907 के बाद कैसे कैसे झंडा, ये जो बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ पीले पे, आज वहाँ सफ़ेद है, कैसे कैसे इसकी यात्रा आगे बढ़ी।
फिर 1908 में मैडम भिकाजी कामा ने ही पेरिस में वही झंडा फहराया। और मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में भी फहराया। Yes. वाह क्या बात है। फिर 1916 में एक झंडा बना जिसका जो ऊपर का जो पट्टी था वो सप्त कलर से बना हुआ था, 7 कलर थे उसमें। वही हमारा तिरंगा सतरंगी था। Yes. वाह क्या बात है, ये पहली बार मैं जाना। 1916 ईस्वी में उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ था बीच वाले पट्टी पर। यानी एक चीज कॉमन था, वंदे मातरम। अच्छा। फिर 1921 में आया झंडा, तो उसके बाद ऐसा उसका भी सेम था लेकिन उसमें भी वंदे मातरम लिखा ही हुआ था। यानी उसमें भी 7 कलर थे। 3 कलर नहीं, उसमें 3 कलर आ गए थे, यानी 7 कलर की दुनिया खत्म हुई। यानी पहले हमारा झंडा तिरंगा, फिर बना सप्तरंगा और फिर लौटा तिरंगा पर जी। 1921 हो गया। उसके बाद 1931 में झंडा आया। 1931 में फिर से बनाया गया। यस सर, उसमें जो ऊपर का केसरिया था, बीच में फिर सफ़ेद और नीचे में ग्रीन मतलब हरा ही था, लेकिन वो जो बीच में अशोक चक्र ना होके चरखा था। और चरखा वो गांधी जी का जो युग आ चुका था 1920 ईस्वी से। अब वो गांधी का जो स्वदेशी स्वावलंबन का जो एक अभियान था, आओ चरखा से बुने, है ना, चरखा काटने की, और ये इसकी शुरुआत हो गई थी 1931 तक। यानी 1904 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक 4 में, 6 में, 7 में, 8 में, 16 में, 21 में, 31 में, इस प्रकार से झंडा में परिवर्तन होते रहे। हम आपके पास फिर से लौटेंगे और 31 से आगे बढ़ेंगे 22 जुलाई 1947 तक। 22 जुलाई 1947 तक की यात्रा होगी, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा, क्या जब ये गाते हैं तो मन तो करता है सुन रहे हैं, हाँ नहीं, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक अगर माही को अपना एक स्टेटमेंट देना हो, केवल एक वाक्य में, मैं शब्द भी बोल रहा हूँ, खूब, वाह, जबरदस्त, जिंदाबाद, कौन सा शब्द चुनेगी नागेश्वर के लिए? जबरदस्त का। जबरदस्त का, वाह क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त प्रस्तुति। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, महेंद्र कपूर किया। भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हो कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वाह क्या बात है। और उसी भारत के रहने वाले हम लोग भारत के तिरंगे की बात अभी सुना रहे हैं, है ना। तो भारत की तिरंगा की कहानी आगे बढ़ाते हैं। 1931 ईस्वी तक चक्र से सुशोभित हो चुका था, मध्य में चक्र आ चुका था, सफेद पट्टी के बीच में चक्र, चरखा,
चक्र नहीं, चरखा। चरखा आ चुका था। चरखा से ये चक्र तक की कहानी के साथ हम एक बार और आगे आप पढ़ेंगे। 22 जुलाई 1947 को ये झंडा जो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं वही स्वीकारा गया था, जिसमें जो 1931 में था वही था 1947 में भी सेम, सिर्फ उसमें चरखा के जगह पे चक्र आ चुका था। ऊपर केसरिया, बीच में उजला और फिर नीचे हरा, और बीच में जो व्हाइट था उसमें एक चक्र, अब अशोक चक्र सुशोभित हो रहा था। यानी अब हुआ क्या था कि यानी थोड़ा सा परिवर्तन किए गए थे, चरखा को चक्र बना दिया गया था। और चक्र की कहानी इसमें क्या क्या था इसकी चर्चा करें। इसे मैं थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे अपनी ओर से। संविधान सभा ने झंडा को स्वीकारने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। उस समिति में कई लोग थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी भी थे, उसके बाद के एम पनिक्कर भी थे। और इस संविधान सभा के अस्थायी तौर पर से जो झंडा समिति था या संविधान सभा द्वारा गठित, उसके अस्थायी अध्यक्ष पहले राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन बाद में चल करके उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आचार्य क्या कहते हैं जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जो पिंगाली वेंकैया ने जिसे डिजाइन किया, उनको चितलाया, उसको उन्होंने रखा। और उसके बाद इस समिति ने 22 जुलाई यानी आज की तिथि में इस समिति ने इसको संविधान सभा को दिया। यानी पिंगाली वेंकैया ने पहले दिया किनको? समिति को, और समिति ने किसको दिया? संविधान सभा को। और इस संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया, अंगीकृत, मतलब इस तरीके से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा झंडा को स्वीकार लिया गया था। इसलिए आज की तारीख को हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। माही, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, ये झंडे का जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई का, ये इसका क्या रेशियो रहता है? 3:2 रेशियो। और इसको क्या बनाने, फहराने, इन चीज़ों के ऊपर भी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ सरकार के नियम रूल्स हैं कि आपको ऐसा करना है, इस तरीके से रखना है। क्या इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं या फिर किसी तरीके से हम उसे फहरा सकते हैं? झंडा जैसे कि पॉलिस्टर का हो सकता है, लेकिन खादी का होगा, पॉलिस्टर का होगा, प्लास्टिक का झंडा कभी नहीं हो सकता है। प्लास्टिक का झंडा नहीं है। मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में खादी के ही झंडे होते थे, बाद में सरकार ने संविधान मतलब संशोधन विधेयक ला करके ऐसा किया कि झंडे मतलब पॉलिस्टर के भी बनाए जा सकते हैं। जी। उसके बाद गाड़ी पे झंडा लगाना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल पे सब या साइकिल पे भी लगा लेते हैं झंडा। उसके बाद फटे हुए झंडे को भी नहीं लगाना है। और अगर झंडा किसी तरीके से फट जाता है तो उसको व्यवस्थित रूप से करके आप उसको कुछ ऐसे जगह पर रखें जिससे कि वो अपमानित ना हो। चूँकि हमारा वो झंडा शौर्य का प्रतीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने झंडा के 3 रंगों की व्याख्या करते हुए कहा था, ये जो पहला ऊपर का वाला रंग है केसरिया रंग, ये हमारे त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम इसका प्रतीक है। अर्थात ये रंग जो केसरिया है वो उसका केसरिया रंगों ने नहीं दिया है, हमने अपनी कुर्बानी से, खून से उसे उस रंग को दिया है। इसलिए वो किसी तरीके से अपमानित नहीं होना चाहिए। जिसे गगन में फहराना है उसे धरती के किसी खंड में गिरने नहीं देना चाहिए। चलिए, इसके अलावा वो चक्र, ये इन चीज़ों का जो पूरा है, इसका क्या है, किस तरीके का वो चक्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? चक्र अशोक चक्र से लिया गया है, जो हमारे चलते हुए जीवन का प्रतीक है, यानी प्रगति का, अपना जो नियमित, जो निरंतरता जीवन में, इसका प्रतीक है। और उसके बाद उसमें 24 तीलियां भी हैं साथ में। तो 24 तीलियां जो दिन में 24 घंटे होते हैं उसका प्रतीक है। यानी दिन के वो 24 तीलियां इसलिए दिया गया है क्योंकि 24 घंटे के प्रतीक है। और चक्र प्रतीक है इसका। जी। उसके बाद सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है। और हरा हरियाली का, हमारे जीवन का, खुशहाली का, जीवन के खुशहाली का, हरियाली का। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई। और कहता है ये चक्र हमारा कदम न कभी रुकेगा, ऊंचा सादा रहेगा झंडा, ऊंचा सादा रहेगा। ईश्वर करे झंडा ऊंचाई को प्राप्त करे। और इस ऊंचे झंडा को, जी, अगर ऊंचाई पे फहराते हुए झंडे को नागेश्वर को कुछ कहना हो झंडा के लिए, जी, तो झंडा को कुछ कह दीजिए आप। हो 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 हो
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। हो 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 ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। वाह क्या बात। अब वक्त आया है कि हम हमारी जो विशेष ये साहित्य संगीत संसद आज का जो था राष्ट्रीय झंडा पर आधारित, उसे समाप्त करने का वक्त आया है। लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे सवाल हैं, दो अलग अलग लोगों से। यूँ तो क्रांतिकारियों के बारे में ये जानना कि कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहे हैं, ज़्यादा किसकी कुर्बानी को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, मुझे लगता है कि यह एक किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और सबकी अपने अपने क्षेत्र थे और सबने अपना श्रेष्ठ दिया और सबके समस्त योगदान का, सबके समस्त कुर्बानियों का कह सकते हैं रिजल्टेंट है हमारी ये स्वतंत्रता। तथापि माही को अगर एक क्रांतिकारी को चुनना हो, एक क्रांतिकारी जिसे माही सुनना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना, उनकी जीवनी को पढ़ना माही को अच्छा लगता है। भगत सिंह का क्या बात है। आज की पीढ़ी के, लगता है सारी पीढ़ियों के, आने वाली कई शताब्दियों तक की पीढ़ी के रोल मॉडल बने रहेंगे भगत सिंह। आपको? सर मेरा भी भगत सिंह। आपका भी भगत सिंह, क्या बात है। यानी भगत सिंह वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, मैं कभी बराबर कहता हूँ सरदार किशन सिंह के फुलवारी में एक छोटा सा बच्चा बंदूक बो रहा था और बंदूक बोते बोते क्या क्या ना बोल दिया। और उनके कहे हुए एक शेर के साथ आज के साहित्य संगीत संसद को ख़त्म करते हैं। लिखते हो है ना, इस कदर वाकिफ है कलम मेरी जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है कलम मेरी जज्बातों से, लिखने बैठता हूँ इश्क इनकलाब लिख जाती है। इसी के साथ साहित्य संगीत संसद को बहुत